स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निराला एकेडमी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी व्याकरण से समास, जो कि क्लास 10 और 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस बार के फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ समास। जी हाँ, समास किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से नोट करते जाइएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द से, यानी कि कुछ जिससे उसका अर्थ निकले। सार्थक शब्द में क्या, जिससे कि उसका कुछ अर्थ निकले। जैसे कि मान लीजिए सुमन, सुमन मीन्स क्या होता है, फूल। लेकिन वैसे चक्षु, चक्षु मीन्स क्या होता है, आँख। मतलब ऐसे समानार्थक शब्द जिससे कि सार्थक शब्द जिससे कि अर्थ निकले। जैसे मैं बता दिया सुमन, सुमन मीन्स क्या होता है, फूल होता है। लेकिन अगर हम लिखें निरर्थक शब्द, जैसे कि अगर मान लीजिए कि लिख दूं कलट, कलट मीन्स क्या होता है, कुछ नहीं, तो ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। लेकिन हमें क्या जाना है यहाँ पे, सार्थक शब्द यानी जिससे कि कुछ अर्थ निकले। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं कि समास के भेद। जी हाँ, समास के भेद सामान्यतः 6 मुख्य भेद हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास के भेद? 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। ओके, यहाँ पे नोट करते जाइएगा या आप लर्न करते जाइएगा। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, सेकेंड है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। जी हाँ, ये 6 इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें से कोई भी ज़्यादातर नंबर 3 नंबर और 6 नंबर कैसे भी इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बहुव्रीहि समास से या आपके तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास से। ठीक ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको चलिए हम एक एक करके सबका डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल बताते चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं अव्ययी भाव समास पे। ठीक ना, तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा कि जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला पद क्या हो, प्रधान हो। यानी यहाँ पे एक ट्रिक लिखा गया है कि पहला जो पद होगा वो छोटा होगा या प्रधान होगा। ठीक ना, जैसे उदाहरण में बताए गए हैं प्रतिदिन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है प्रतिदिन। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि समास विग्रह करें प्रतिदिन, तो यहाँ पे होगा प्रति प्लस दिन। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो शब्द हैं दोनों से अर्थ निकले। यहाँ पे प्रति, प्रति मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, और दिन डे को बोलते हैं, यानी प्रत्येक दिन होने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, प्रतिदिन। वैसे यहाँ पे आ जन्म, यानी आ प्लस जन्म। तो ऐसे करके, यानी यहाँ पे जन्म से मतलब जब से जन्म हुआ है तब से। ठीक ना, तो यहाँ पे ऐसे विग्रह करने कि दोनों से कुछ सार्थक निकले। सार्थक मीन्स मैंने पहले ही बता दिया, सार्थक मीन्स होता है अर्थ निकले। वैसे ही यहाँ पे एक नोट बताया हूँ मैं कि एक ही शब्द में कई बार आने पर भी, मतलब एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। ठीक ना, जैसे हाथों हाथ। तो फिर से आप इसको अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिएगा कि कई बार आने पे अव्ययी भाव समास का एक रूल होता है कि कई बार एक ही शब्द बार बार आते हैं। जैसे हाथों हाथ, तो क्या हो जाएगा, हाथ प्लस हाथ। दिनों दिन, यानी दिन प्लस दिन। समझ आ गई होगी उम्मीद है, तो एक लाइक जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में, ध्यान दीजिएगा, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो। कौन सी पद? दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक ना, यानी जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कारक चिन्ह, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को। और यहाँ ट्रिक है कि दूसरा पद क्या होता है, छोटा होता है, यानी प्रधान होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण बताई गई है राजकुमार। ओके, यानी राज्य का कुमार। ठीक ना, तो यहाँ पे प्रधान क्या है, यानी कि ये पूरे राज्य का क्या है, कुमार है। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप सबको एक एक करके लर्न कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यश प्राप्त, करुणापूर्ण, जैसे यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, शिवालय, शिव का आलय, शिव यानी शंकर, आलय मीन्स घर, पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम। ठीक ना,
तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप काफ़ी अच्छा से लर्न कर लीजिएगा और इसके एग्जाम्पल को भी देखिए। अभी हमने पढ़ा तो तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास? यहाँ पे 6 प्रकार के होते हैं। ये याद करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सबसे पहला आता है कर्म तत्पुरुष, जिसमें को का लोप होता है। लोप का मतलब उसमें लोप कर दिया जाता है। करण तत्पुरुष, जिसमें से के द्वारा लोप होता है। संप्रदान में के लिए का लोप होता है। आपादान तत्पुरुष में से, इसमें भी से होता है। संबंध तत्पुरुष में का की और अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया आपादान में से यानी अलग होने का लोप। अलग होने का लोप का मिस हुआ कि अलगाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ याद कर लीजिएगा। देखिए कर्म तत्पुरुष का को से के मतलब, तो यहाँ पे आपादान तत्पुरुष जो इसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको इसमें कारक चिन्ह बताने हैं कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका क्या होगा। तो ये काफ़ी अच्छा से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको वहाँ पे लिखना हो जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे से कौन सा कारक हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष समास, सॉरी, ठीक ना। तो यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी आप स्क्रीनशॉट खींच के रिमेंबर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस समास का, कर्मधारय समास का याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुँच जाए। यहाँ पे कर्मधारय समास, ठीक ना। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, क्या? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण से संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिएगा विशेष्य, विशेष जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने विशेषण पढ़े होंगे, विशेष्य पढ़े होंगे, ठीक ना। जैसे प्रविशेषण, तो यहाँ पे ट्रिक दिया है कि पहला पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना होती है, विग्रह करने पर मध्य में जो होता है समान आते हैं। तो पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरे पद में इसकी तुलना की जाती है, ठीक ना। और तीसरी चीज़ जो है कि विग्रह करने पर मध्य में जो होता है वह उसके समान होता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मैं बता रहा हूँ चरण कमल, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि चरण कमल, तो यहाँ पे पहला पद यानी इसमें विशेषण देखेंगे सबसे पहले, तो कमल के समान चरण, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ देखनी होती है कि पहला पद विशेषण होना चाहिए, दूसरा पद इसकी तुलना करता है, तो यहाँ पे कमल, कमल के समान चरण, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। विशेष्य जिसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, वैसे ही महान पुरुष यानी महापुरुष, जिसे महान है जो पुरुष, उसे क्या कहते हैं? महापुरुष, ओके। मृग नयन यानी मृग के समान नयन, जैसे कि हिरण के समान जिसकी आंखें हो उसे मृग नयन कहते हैं। वैसे ये लाल मणि, लाल मणि यानी लाल है जो मणि, ठीक ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप रिपीट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट है द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, ओके। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तथा वह द्विगु समास कहलाता है। आई मीन्स वह द्विगु समास कहलाता है जिसका पहला पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसे आप कैसे पहचान कीजिएगा? ट्रिक मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि संख्या वाले शब्दों का प्रयोग अगर जहाँ भी किया गया होगा तो इसका मीन्स आप ये समझिएगा कि यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे कि चौराहा, चौराहा जैसे आप 4 रास्तों की देखे हो समूह, तो इस 4 रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? 4 राहों का समूह। ऐसे ही त्रिकोण, तिरंगा, ठीक ना। त्रिकोण यानी 3 कोनों का समूह, जिसमें ट्रायंगल में 3 कोने होती है। तो ऐसे अगर पद आते हैं जिसमें संख्यावाचक होता है तो आप आसानी से इसका बता दीजिएगा कि यह द्विगु समास का होता है, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है द्वंद्व समास किसे कहते हैं, ठीक ना। द्वंद्व समास यानी जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना। याद कर लीजिए कि जो द्वंद्व समास होते हैं इसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा
या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। ओके, यानी विग्रह मीन्स होता है अलगाव करना, अलग करना। तो अगर इन 3 चीज़ लगता है, और लगे, अथवा लगे या एवं लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक ना। यहाँ पे ट्रिक लिखा गया है कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। दोनों शब्द जो होते हैं क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है पाप प्लस पुण्य। ठीक ना, यानी उल्टे अपोजिट होते हैं, पाप प्लस पुण्य। तो पाप और पुण्य, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और जब जोड़ने का काम कर रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक ना। और उल्टे भी होते हैं इसके अर्थ, मतलब दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं अर्थ ने। तो पाप और पुण्य, पाप का क्या होता है? पुण्य, मतलब उल्टा हो रहा है ना। जैसे पाप का जब विलोम शब्द कीजिएगा तो पाप का क्या होगा? पुण्य होगा। सुख का क्या होगा? दुख होगा। गुण का क्या होगा? दोष होगा। तो वह कौन से समास कहलाते हैं? द्वंद्व समास। आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बहुव्रीहि समास, जो कि प्रत्येक एग्जाम में क्लास 10 हो, 11th हो, 12th हो, जरूर पूछी जाती है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। बहुत इसका डेफिनेशन भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। ओके, तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बट दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक ना। तीसरे पद की ओर, अब जरा ध्यान देने वाला बात है कि तीसरा पद क्या होता है। तो ट्रिक में बताई गई कि विग्रह करने पर तीसरा जो अर्थ निकलता है वही बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक ना। विग्रह करने पे क्या? तीसरा जो अर्थ निकलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखा हूँ लंबोदर। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे बहुव्रीहि समास में पहले ही बता दिया था कि जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पे उदर, उदर मीन्स क्या होता है? पेट। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। वैसे ही ये दशानन, दशानन यानी दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी। तो इन सारे अगर ऐसे एग्जाम्पल आते हैं आपको या ऐसे एग्ज़ाम में आते हैं तो आप आसानी से इसे समझ लीजिएगा कि तीसरे पद की ओर संकेत करता है तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यहाँ पे दिया गया है कि नोट, यदि प्रश्न ऐसा दिया गया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास तीनों दिए गए हैं, यानी आपको तीनों ऑप्शन में दिए गए हों, तब आपकी हमेशा बहुव्रीहि पर ही टिक करना है। ठीक ना। जैसे कि नीलकंठ, यानी जिसका कंठ नीला हो। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल निराला एकेडमी।